स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, इसके पहले मैंने आपको इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, फिर उस पर थ्योरम भी कराया था, ठीक है। उसके बाद का ये लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे आप देख लीजिए, तब आप ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग क्या होता है। देखिए, जैसे आप ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे तो ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो किसी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही तो उस ग्रुप का ऑर्डर होता था, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है, यहाँ भी उस ऑर्डर से ही मतलब है, यहाँ पे भी उस ऑर्डर से ही मतलब है। तो आइए अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग बताने के लिए आपको एक रिंग लेना पड़ेगा, एक आपको रिंग स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपने माना लेट r plus dot be a ring, आपने एक r plus dot एक रिंग ले लिया, ठीक है। सपोज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n, सपोज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n, मान लीजिए कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा इस तरह से कि जब हम a को n से ऑपरेट करेंगे, जब a को n से ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर ऑल a बिलोंग्स, जो a है वो कहां से आ रहा है, इस रिंग से आ रहा है। ये जो रिंग आपने लिया है उसमें से कोई एलिमेंट a है, तो उस एलिमेंट को n से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल हो जा रहा है। देखिए, ऑपरेट करने का मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऑपरेट करने का मतलब इस a को n टाइम ऐड किया जा रहा है। देखो, देखिए यहाँ पे a को जब हम n टाइम a प्लस a प्लस a प्लस n टाइम ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है n टाइम, तो जब इस a को n टाइम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो हम कहेंगे कि उस रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाए, दैट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर n जिसको हम ऐड करें n टाइम और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऐसा n अगर मिले, ठीक है, और वो n सेम होगा, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वो n जो एक n ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अलग-अलग n मिलेगा। मतलब उस रिंग के सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा n मिलेगा जिसको हम जब n टाइम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो ये जो n होगा यही इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। देन स्मॉलेस्ट n, स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर n, ये n कर लीजिएगा, ठीक है, n इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। तो यही जो n होगा स्मॉलेस्ट, यही जो n होगा, इसी n को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कोई n मिला ही नहीं, अगर ऐसा कोई n मिलता ही नहीं है, मान लीजिए आपको रिंग ऐसा भी हो सकता है n मिले ही ना कोई, जब n ऐसा कोई मिलेगा नहीं तो उस केस में रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी या तो 0 होगी या तो इनफाइनाइट होगी। देखिए, मैंने यहाँ नोट करके लिखा है, आप लिख भी सकते हैं, इफ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, इफ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, मतलब n ऐसा कोई मिले ही ना, जब कोई n मिलेगा ही नहीं तो उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक होगी रिंग की वो क्या हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी या तो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। या तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी या तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट हो जाएगी। आइए उसको एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इस चीज को हम एग्जांपल समझते हैं क्या होता है। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि एक कोई भी रिंग का स्ट्रक्चर ले लेंगे, हम कोई भी रिंग का स्ट्रक्चर ले लेंगे, उस स्ट्रक्चर को ही दिखाएंगे कि उसमें क्या कैसा n मिल रहा है कि इसकी जब हम उसके एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू 0 हो जा रही है। तो आइए इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है तो हो सकता है कि वो एग्जांपल ही पूछे उसके साथ, तो वो जरूरी है आप इसे नोट कर लीजिएगा साथ। जब भी डेफिनेशन किसी चीज का बताएं, आपके एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता है तो जब जरूर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल से बहुत प्रभाव पड़ता है। एग्जांपल लिखा रहा है ना लिखा रहा है, मतलब पूछता है गिव एन एग्जांपल तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी आप एग्जांपल दीजिए अगर उसका एग्जांपल हो तो, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। हमने मान लिया कंसीडर, हमने एक रिंग ले लिया, कंसीडर द रिंग, कंसीडर द रिंग Z6, आपने Z6 ले लिया, Z6 डॉट, आपको पता है Z6 जो मॉडुलो ग्रुप होता है, मॉडुलो रिंग होता है, ठीक है, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, यही है ना, ठीक है। ये Z6 हो गया।
अब आप Z6 के अंदर दिखाइए, अब आप Z6 के अंदर दिखाइए कि Z6 के अंदर एलिमेंट पहले कैसे होते हैं, आप ये देख लीजिए। Z6 के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये तो एलिमेंट होते हैं। Z6 के अंदर एलिमेंट ऐसे होते हैं 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 तक जाता है, 6 नहीं आता है, क्योंकि 6 पे फिर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ये क्या होता है, रिमाइंडर का ही कलेक्शन होता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, जैसे इसमें पहला एलिमेंट 0 है, मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग n मिलना चाहिए, n एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दूसरा n नहीं मिलेगा, एक ही n मिलेगा। देखिए इसमें पहला एलिमेंट 0 है, तो 0 को, अब 0 को आप 6 टाइम ऐड करेंगे, 6 टाइम आप 0 को ऐड करिए, तो 0 बार प्लस, देखिए ये n का काम है 6 हम लिए, 6 है ना, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 6 ले ली, जहाँ आपने वहाँ पे मैंने क्या लिया था, n जनरल लिया है, उस n की जगह मैंने 6 लिया। अब 6 ले रहा क्या है, 0 बार प्लस 0 बार, इसका क्या मतलब होता है, 6.0, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 0 जो है 6 बार ऐड किया जा रहा है। इस 0 को हमने 6 बार इसको ऐड करेंगे, 0 बार प्लस 0 बार प्लस 0 बार प्लस 0 बार, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 6 टाइम 3 5 6, ये पूरे का बार हो जाएगा और ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, 0 बार के। इसका मतलब क्या है कि 0 को हम 6 बार ऐड कर रहे हैं तो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, 0 ही तो लाना था हमें, 0 ही तो लाना है हमें। देखिए इसमें जो 0 मिलता है वो बार टाइप का मिलता है, इसलिए आप बार लगा लीजिए या फिर इसको 0 ही कर लीजिए। देखिए हुआ क्या है, 0 बार 0 सब पे बार ही है, फिर बार ही मैंने सब पे 1 पे ले लिया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 बार की वैल्यू 0 की इक्वल ही होगी, 0 बार का मतलब 0 ही होता है, ठीक है, 0 ही तो लाना है। देखिए n डॉट a कर रहे थे वहां पे, n डॉट a का मतलब a को n टाइम ऐड कर रहे थे, हमने यहाँ n की वैल्यू 6 ली। आप कहेंगे सर 6 कैसे, आप जान गए कि 6 ही होगा, अभी आप आगे देखते जाइए मैंने 6 क्यों लिया है। देखिए अब फिर आप 1 को भी 6 टाइम ऐड, देखिए n एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है हर एक एलिमेंट 1 2 3 जितने भी हैं सबके लिए एक ही n मिलना चाहिए। अब मैंने 6 लिया ना, सबके लिए 6 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसके लिए 2 हो जाएगा, तब n कैसे तो अलग अलग n हो जाएगा, तो एक ही n मिलना चाहिए। तो आइए 1 के लिए देखते हैं, तो 1 को जब हम 6.1 बार करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 को हम 6 टाइम ऐड करेंगे, आप जब 6 टाइम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6 बार, और 6 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बार की इक्वल हो जाएगी, 6 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बार की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, इसको 0 बार ही रहने दीजिए क्योंकि 0 की इक्वल ही तो है, 0 बार क्योंकि इसमें एलिमेंट 0 बार टाइप है ना, इसको 0 बार ही रहने दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 1 को भी आप 6 टाइम ऐड कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 0 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा ही मिलेगा। फिर ठीक इसी तरह दूसरा एलिमेंट लीजिए 2 बार को, इसको भी अगर 6 बार ऑपरेट करेंगे, देखिए किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करिए तो 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, मतलब 12 बार हो गया, भाई ऐड करेंगे सबको 12 बार होगा। आपको पता है कि इसमें 5 से बड़ा एलिमेंट अगर मिलता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, रेसिड्यू मॉडुलो आपने पढ़ा होगा ना, मॉडुलो क्या होता है, मॉडुलो में जब भी एलिमेंट इससे बड़ा होता है तो हम इस 6 से इसको डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही इसका एलिमेंट इसके इक्वल होता है। देखिए 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 बार आएगा, 12 को बाय 6, क्यों, क्योंकि 12 तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं ना, तो 12 को जाने के क्या करना है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 ही होगा, तो 0 लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से मैंने फिर 3 बार को लिया, इस तरह 3 बार को लेंगे, 3 बार को भी 6 टाइम आप ऐड करिए, 3 बार को भी आप 6 टाइम ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 9 12 15 18, इसकी वैल्यू 18 हो गई, 18 बार मतलब ये भी 0, क्योंकि जब 6 से डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सारे एलिमेंट को दिखा दीजिए, देखिए इसी तरह जो है अब ये 5 तक है तो 5 तक सारे दिखा दीजिए, ये जितने 5 तक, अभी 3 तक मैंने लिखा है 5 तक पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 बार हो गया, इसी तरह आप 4 बार दिखा दीजिए, 4 को भी आप ऐड करेंगे, 4 बार प्लस 4 बार प्लस 4 बार ऐड करते जाएंगे, ये 24 होगा, 4 1 2 3 6,
मतलब 24 बार मतलब ये भी 0। इसी तरह आप 5 के लिए दिखा दीजिए, इसमें 5 के लिए 5 को आप ऐड करेंगे 6 टाइम 30 हो जाएगा, यही होगा ना। तो ये 30 बार ये भी हो जाएगा आपका 0 बार के इक्वल। ठीक है, देखिए मैंने दिखाया कि जितने भी सेट के एलिमेंट हैं 0 1 बार, इस हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा n मिला है जिस n को आप जब जोड़ रहे हैं 6 टाइम तो वैल्यू सबकी 0 हो जा रही है, वैल्यू सबकी क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। तो वैल्यू 0 हो जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको एक ऐसा n मिल गया। अब आप कहेंगे कि सर इससे छोटा भी n हो सकता है, तो आप इससे छोटा आप लेके देखेंगे 2 3, तो किसी का 0 होगा किसी का 0 नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आप n की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो 1 को अगर 2 बार ऐड करेंगे, मान लीजिए 2.1 करते हैं, तो 1 को 2 बार ऐड करके 1 + 1 2 ही होता। ठीक है, 2 तो 0 नहीं होगा भाई, 2 तो इसके अंदर आ जाएगा, 2 तो 0 नहीं होगा 2 बार। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, हमको ऐसा n चूज करना पड़ेगा कि जब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसकी जो वैल्यू है ऑपरेट करने पे 0 दे दे। तो 6 मिल गया, यहां पे देखिए 6 मिल रहा है। ठीक है, हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग 6 मिला है। देखिए ये हर सबका सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ n कोई दूसरा यहाँ कोई n दूसरा, सबके लिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक ऐसा n मिल गया, हमें एक ऐसा n मिल गया। ठीक है, इसके आप नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 प्लस डॉट क्या हो जाएगा, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ characteristics of Z6 under addition multiplication modulo 6 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6 के इक्वल हो जाएगा, इज 6 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक 6। अब देखिए एक आप नोट भी कर लीजिए, यहां तक आप लिखिए, ये पूरा लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिए देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 प्लस डॉट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां आप नीचे लिख लीजिएगा एक स्टार बना के नोट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zm प्लस डॉट, ये कि Zm वाले जब भी Zm टाइप का रिंग दिया रहेगा ना, उसका हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा जो यहाँ पे वैल्यू दी जाती है उसके इक्वल हो जाती है। ये आपके एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दे कोई Z8 प्लस डॉट ऐसे दे दे, आपसे पूछे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी वैल्यू होती है ना m, वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। तो ये आप ट्रिक नोट कर लीजिएगा, ये जो आपने नोट मैंने लिखवाया है उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक तो आपका प्रूफ, यहां तक एग्जांपल हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zm वाले में हमेशा m होता है कैरेक्टरिस्टिक उसका, जो m यहां दिया है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब कुछ थ्योरम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग पे। तो आइए अब आगे थ्योरम प्रूफ करते हैं। देखिए तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम। कह रहा है कि हमें दिखाना है कि जो इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो या तो 0 होता है या तो प्राइम होता है। अभी मैंने इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग बताया, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग बताया कि अगर किसी भी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक अगर n है, इसका मतलब n पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके लिए n डॉट a करने पे वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलता है तो उस केस में मतलब मान लीजिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, अगर ऐसा n कोई नहीं मिलता था तो हम कहते थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट या फिर 0 भी कहते थे, इनफाइनाइट, दोनों एक ही चीज होती थी उस केस के लिए से। ठीक है, या तो 0 आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि जो इंटीग्रल डोमेन, आप इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन आपको पता है इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो इस इंटीग्रल डोमेन को हमें दिखाना है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है या तो ये 0 होगी या तो फिर प्राइम होगी। तो हमें दो केस डिस्कस करना है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, प्रूफ जब करेंगे तो सबसे पहले हम एक इंटीग्रल डोमेन मान के चलेंगे कि हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, और उस इंटीग्रल डोमेन में हम दो केस लेके चलेंगे। पहला लेके चलेंगे कि जब कैरेक्टरिस्टिक 0 कब होगी, और दूसरा केस लेके चलेंगे कि प्राइम वाला केस दिखा देंगे। हमें दो केस डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका प्रूफ।
देखिए प्रूफ में सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने एक इंटीग्रल डोमेन मान लीजिए, क्योंकि जो भी काम करना है वो इंटीग्रल डोमेन में करना है। जो भी आप काम करेंगे इंटीग्रल डोमेन पे ही तो करेंगे। तो सबसे पहले आप एक इंटीग्रल डोमेन मान लीजिए। तो हम मैंने मान लिया d प्लस डॉट। देखिए रिंग में r प्लस डॉट लिखते थे, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए हमने d मान लिया। d कोई क्या है, नॉन एंटीसेट रहा होगा। तो हमने एक d प्लस डॉट एक स्ट्रक्चर लिया और इस स्ट्रक्चर को बोले कि ये इंटीग्रल डोमेन है। हमने एक d प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन मान लिया और इस d प्लस डॉट में हमने एक एलिमेंट चूज किया। हमने एक एलिमेंट चूज किया d प्लस डॉट में। वो एलिमेंट कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट a इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ d। a कोई नॉन जीरो एलिमेंट है d का, ठीक है। और ये नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता। नॉन जीरो एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि वो एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, मतलब उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए क्या हमने किया, एक इंटीग्रल डोमेन लिया, एक एलिमेंट लिया। अब हम दो केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में मैंने क्या किया कि इस ए का जो ऑर्डर है, देखिए ऑर्डर ऑफ ए लिखा है। देखिए यहाँ पे ओ बनाई, ओ का मतलब ऑर्डर, इस ओ को ऑर्डर से डिनोट कर रहा है। तो इस अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर जीरो है, एलिमेंट का ऑर्डर जीरो, इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट है, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए केस फर्स्ट इसकी मान के चल रहा है इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 0 होगा तो क्या कंडीशन होगी, इसके लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, इसका ये क्या इंप्लाई करेगा कि ऐसा कोई n तो मिलेगा ही नहीं भाई। अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर ही 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा ही नहीं ऐसा कि जिसको हम n डॉट a करने पे 0 हो जाए, ठीक है। जब कोई n मिलेगा तब तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी। जब कोई n ऐसा मिलता था तो कहते थे कि उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक n है। बट इस बार तो हम उस एलिमेंट का ऑर्डर ही 0 लेंगे। जब किसी एलिमेंट का ऑर्डर 0 कब होता है, जब वो उसको हम जैसे मान लीजिए ऐसे हो जाए कि a प्लस ऐसे ऐड करते जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, कोई n ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि उसको इक्वल 0 हो जाए। मतलब इस a एलिमेंट को ऐड करते चले जा रहे हैं, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो रही है, तो हमको ऐसा कोई n मिल ही नहीं रहा है। इसका ये मतलब है कि इस a को हम ऐड करते जा रहे हैं, हमको ऐसा कोई n मिलेगा ही नहीं। मिल जाएगा तब तो कुछ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। बट अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर 0 होगा तो ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जो कंडीशन थी, देखिए देखिए एग्जिस्ट पे क्रॉस बना है, इसका मतलब कि ये साइन एग्जिस्ट का होता है और इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट है। ये डज नॉट एग्जिस्ट का साइन हो गया। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर n such that n dot a equal to 0। ये ना डेफिनेशन होती थी कि n dot a करने पे 0 हो जाए, तो ऐसा कोई n ही नहीं मिलेगा। जब ऐसा कोई n नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा था जब कोई ऐसा n नहीं मिलता है उस केस में उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भाई रिंग की जगह इंटीग्रल डोमेन है। अरे इंटीग्रल डोमेन भी तो रिंग होता है, रिंग होने के बाद तो हम इंटीग्रल डोमेन दिखाते हैं ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0 हो गई। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D, देखिए कैरेक्टरिस्टिक को हम CS ऐसे भी दिखाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग को CS से भी दिखाते हैं, R लिख दिए। अब यहाँ क्योंकि स्ट्रक्चर D लेके चला तो D लिखे हैं, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इसको पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D, इसको शॉर्टकट में CH भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक किस केस में क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि मैंने बताया है कि जब n ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब उस केस में क्या होगी, उस रिंग की या इंटीग्रल डोमेन की या फील्ड की जो भी होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 0 होगी, ठीक है। आइए केस सेकंड। अब जब कैरेक्टरिस्टिक, जब उस एलिमेंट का ऑर्डर कुछ फाइनाइट हो, उस एलिमेंट का ऑर्डर, देखिए जब एलिमेंट का ऑर्डर हमने 0 लेके चला था तब केस डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में मैंने माना कि इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, इसका क्या मतलब है, उस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। ऑर्डर वगैरह आप जान रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप थ्योरी में जानते हैं ना, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n का क्या मतलब समझ रहे हैं आप, कि n को a को हम n टाइम ऑपरेट कर रहे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट दे देते हैं। यही तो आप समझते हैं, वही काम तो यहाँ हो रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही तो होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं किसी चीज को, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग भी एक तरह से ऑर्डर ही बताता है, ठीक है। ये रिंग के केस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग करते हैं, ग्रुप के केस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ करते हैं, ऑर्डर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड केस देखते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, तो n है इसका मतलब फाइनाइट कुछ होगा। ये ऑर्डर ऑफ n को हम फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब वो n है, n का मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, 1 2 3 4 10 12 20 कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी,
तो उसको फाइनाइट मान लिया। अब हमें दिखाना क्या है, देखिए जीरो वाला तो हमने प्रूफ कर लिया, दो केस दिखाना था ना, जीरो और प्राइम। तो जीरो तो आपने केस फर्स्ट में दिखा दिया, अब आपको प्राइम दिखाना था, आपको प्राइम दिखाना था। तो हमें इस n को अगर हम प्राइम दिखा दें, इस n की वैल्यू को प्राइम दिखा दें तो प्रूफ हो जाएगा फिर। तो वी हैव टू प्रूफ, देखिए वी हैव टू प्रूफ n इज अ प्राइम, हमें प्रूफ करना है कि n प्राइम हो जाए, ठीक है। तो देखिए किसी चीज को एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा, किसी चीज को प्रूफ करना है तो हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिखाना है कि सूरज जो है पूरब से उगता है, इस चीज को प्रूफ करना है आपको, तो इसका उल्टा लेके चलिए, सूरज नहीं उगता है, तो आपको बाद में पता चलेगा कि जो आप मान के चले हैं आपका मानना ही गलत है, ठीक है। अगर कोई चीज गलत है तो वो आप सही भी करेंगे तो भी गलत होगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम गलत मान के चलेंगे, बाद में पता चलेगा कि जो हम पहले शुरू में माने थे वही गलत है और उसका उल्टा ही ट्रू है। उसी मेथड को हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं। आइए इस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को लगाते हैं। हमें दिखाना है कि n प्राइम है, हमें दिखाना n प्राइम है, तो हम मान के चलेंगे कि n प्राइम नहीं है, हम ये मान के चलेंगे कि n प्राइम नहीं है, और बाद में पता चलेगा कि जो हम माने कि n प्राइम नहीं ये गलत है, इसका मतलब n प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें दिखाना था n प्राइम है, तो हम उल्टा लेके चल रहे हैं। देखिए इफ पॉसिबल लेट n इज नॉट प्राइम, हमने मान लिया कि n प्राइम नहीं है। भाई अगर n प्राइम नहीं है तो n क्या होगा? भाई कोई भी नंबर अगर प्राइम नहीं होता है तो क्या होता है? कोई नंबर अगर प्राइम नहीं होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि अगर वो n जो है वो प्राइम नहीं है, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो क्या होगा। भाई अगर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर अगर वो कंपोजिट है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना दो पार्ट में। तो आइए अब इसके आगे प्रूफ देखते हैं क्या होगा। देखिए ये मैंने यहाँ लिखा है दैट इज n इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अगर n कंपोजिट नंबर है तो क्या होगा, n को हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू n1.n2, n को आप n1.n2 लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो 6 को हम 2.3 लिख दिए। कोई भी नंबर अगर कंपोजिट होगा तो ब्रेक होगा जरूर। कोई भी मान लीजिए 8 है, 8 कंपोजिट है तो उसको आप 2 क्यूब लिख ले रहे हैं, मतलब कोई भी नंबर अगर कंपोजिट ब्रेक जरूर होगा। तो वही मैंने उसको n1.n2 के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। और ये जो n1 की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और n से छोटी है, और n2 भी इसी तरह डिफाइन की। जो n1 और n2 की वैल्यू है वह क्या होगी, n से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, ठीक है। जो n है ये n1 n2 जो है, n1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, n से छोटी होगी। इसी तरह n2 भी है, 1 से बड़ी होगी और n से छोटी होगी। अरे जाहिर सी बात है, अगर 6 नंबर है इसको आप 2.3 लिख रहे हैं तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। 3 भी लिखे आप, 1 से बड़ा है 6 से छोटा है। यही चीज तो मैंने लिखवाया यहाँ पे, इन जनरल लिखवाया है इस चीज को, ठीक है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। देखिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा आपको पता है, आपने मान के चला है कि इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इफ a बिलोंग्स टू d, आपको पता है कि आपने एक एलिमेंट d में लेके चला था। आपने जो एलिमेंट a लिया था वो इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट था। भाई इंटीग्रल डोमेन के लिए तो प्रूव कर रहे थे ना। तो आपने जो एलिमेंट a लिया था, देखिए यहाँ पे जो a लिया है ना वो a इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट था। तो इसको हम a.a भी तो इंटीग्रल डोमेन बिलोंग करेगा। अगर a इंटीग्रल डोमेन में है तो a.a भी तो इंटीग्रल डोमेन बिलोंग करेगा। अरे इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, ऐसो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या होता है, आपका सेमी ग्रुप फॉर्म करता है ना, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। इंटीग्रल डोमेन क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर a कोई एलिमेंट है तो उसका डॉट प्रोडक्ट करने पे भी वो इंटीग्रल डोमेन में जाता है। तो अगर a d में है तो इसका a.a भी d में होगा, इसका मतलब a स्क्वायर d में होगा, ठीक है। a.a करने पे a.a को करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगर a स्क्वायर d में है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर भी n होगा। ऑर्डर ऑफ, देखिए a का ऑर्डर ऑफ n है, आपने मान के चलाना है यहाँ पे। देखिए ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n लेके चला है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n लेके चला है, और फिर मैंने a स्क्वायर के लिए भी उसका ऑर्डर n होगा। ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू n ले लिए। अब हमें ये दिखना है कि क्योंकि n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो आपने n लिया है
वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की डेफिनेशन लगाएंगे। जो आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की डेफिनेशन पढ़ी है उस चीज को यहाँ आप ऑपरेट करेंगे। तो आपको पता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर भी n के इक्वल है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? सिंस देखिए यहाँ पे जो n है, n इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जो यहाँ पे n है वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कैसा इंटीजर है? सच दैट n डॉट a स्क्वायर करेंगे जब तो 0। देखिए a होता था तो n डॉट a करते थे, अब क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो n डॉट a स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर को n टाइम ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल हो जाए। इसका यही मतलब हुआ ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आपने n टाइम ऐड किया, इसको आपने n टाइम ऐड किया। ठीक है, ये क्या है? n टाइम आपने इसको ऐड किया। ठीक है, अब देखिए n जो था आपने n को n1 डॉट n2 के फॉर्म में माना है, तो इस n को n1 डॉट n2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आपने कर दिया n1 डॉट n2 के फॉर्म में। देखिए इस n को हमने n1 डॉट n2 के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। तो इस पूरे वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं? आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। a प्लस डॉट 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 प्लस a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस डॉट 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 प्लस a इक्वल टू 0। देखिए मैंने इस टर्म को a प्लस डॉट ऐसे लिखा, इस a प्लस ये n1 टाइम हो गया, ये n1 टाइम हो गया, ये n2 टाइम हो गया। ये पहला वाला n1 टाइम है, दूसरा वाला n2 टाइम है। ठीक है, देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आप a डॉट a स्क्वायर a, वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ये n1 इसको n1 n2 अलग अलग कर दिए। देखिए a स्क्वायर फॉर्म में लिखा था ना, तो a डॉट a अलग कर लिए, ये प्लस एक अलग कर लिए। एक n1 टाइम के लिए होगा, एक n2 टाइम के लिए होगा। ठीक है, तो आइए इसके आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे कि देखो पहला वाला जो है, देखिए जब a1 a प्लस को n1 टाइम ऐड कर रहे हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप n1 डॉट a लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे को क्या लिख सकते हैं? n2 डॉट a इक्वल टू 0। देखिए ये a को आप n1 टाइम ऐड कर रहे हैं, तो जब a को हम n टाइम ऐड करते थे, a को हम जब n टाइम ऐड करते थे तो इसको आप n डॉट a लिखते थे। ये n1 टाइम है तो इसको आप n1 डॉट a लिखे हैं, इसको आप n1 डॉट a लिखे हैं, इसी तरह n2 डॉट a लिखे हैं, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आपको पता है इंटीग्रल डोमेन, तो आइदर ये 0 होना चाहिए, तो ये इंटीग्रल डोमेन है ना, तो आइदर ये, क्योंकि अगर दोनों नॉन 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आइदर n1 डॉट a इक्वल टू 0 और n2 डॉट a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। भाई अगर ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। आपने 0 डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी याद है आपको? a डॉट b करते थे, a डॉट b इक्वल टू 0। अगर a डॉट b इक्वल टू 0 तो आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो विदाउट 0 डिवाइजर वाला होल्ड होगा। इंटीग्रल डोमेन में 0 डिवाइजर विदाउट 0 डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, वहां से n डॉट a इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर n2 डॉट a इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन कर देगा। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन कर देगा? आपको पता है कि n भी आपने n1 की भी n1 माने हैं आप, n1 क्या है? 1 से बड़ा था। n1 क्या था? 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव होगा। a भी जो नॉन जीरो इंटीजर है, तो भाई n1 भी नॉन जीरो है, a भी नॉन जीरो है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कैसे हो सकता है? इसी तरह n2 भी नॉन जीरो है, a भी नॉन जीरो है, इनका प्रोडक्ट जीरो कैसे हो सकता है? तो ये इसका मतलब ये गलत लिखे हैं, जो ये प्रूफ किए इसको गलत प्रूफ किए हैं। इसका मतलब ये क्या? कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मान भी गलत चले हैं। आपने क्या माना था यहाँ पे? आपने यहाँ माना था कि n जो है वो कंपोजिट नंबर लिखा था ना, इफ पॉसिबल n is not prime, that is n is composite number। इसका
इसका मतलब आपने जो माना था कि n कंपोजिट नंबर है वो गलत माना था, ठीक है, which is contradiction, so our assumption is wrong, तो हमारा मानना गलत हो गया। हमने माना क्या था कि n कंपोजिट नंबर है, वो चीज हमने गलत मानी थी। इसका मतलब n क्या होना चाहिए था, n प्राइम होना चाहिए था, ठीक है। तो our assumption is wrong, hence n is a prime number। n क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। सो यहां से क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इक्वल टू n इस क्या हो जाएगा, प्राइम। यही तो था सेकंड केस, पहला जीरो तो दिखा चुके थे, तो हमें यानी वाला दिखाना कि प्राइम हो जाए, वो भी सिर्फ दिखा दिया। तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। पहला केस जीरो के लिए दिखाया, दूसरा केस n के लिए दिखाया। इसका मतलब यहां लिख दीजिएगा, therefore characteristic of ring, characteristic of integral domain, therefore characteristic of integral domain is either zero or prime। ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आइए कुछ और डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद फिर अपने लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सब रिंग। देखिए आपने रिंग पढ़ा, जैसे आपने सेट पढ़ा होगा क्या होता है, सेट के बाद सबसेट आता है, ग्रुप पढ़ा होगा, ग्रुप के बाद सब ग्रुप आता है। इसी तरह आपने रिंग पढ़ा होगा, तो रिंग का सब रिंग होगा। तो जाहिर बात है जब सब वर्ड लगाना है, इसका मतलब उसके सबसेट से ही रिलेशन होगा उसका। तो आइए सब रिंग की देखिए, सब रिंग जो टॉपिक है और सबफील्ड जो टॉपिक है, ये देखिए सिलेबस में आपके दिया नहीं है, बट ये इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा, और आगे अभी हम आइडियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आइडियल क्या होता है, तो उसमें सीधे सब रिंग का ही यूज है। तो अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो फिर आइडियल की डेफिनेशन नहीं समझ में आने वाली है, इसलिए इसको आप समझिए। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं सब रिंग क्या होता है। सबसे पहले सब रिंग बताने के लिए हमको रिंग लेना पड़ेगा। तो लेट r प्लस डॉट बी एनी रिंग एंड s बी एनी सबसेट ऑफ रिंग r। आपने एक रिंग लिया r प्लस डॉट और एक सबसेट लिया s, जो कि इस रिंग का ही सबसेट है। भाई रिंग जो r है वो भी तो एक सेट ही है, तो जो r है, इस r जो ये r जो सेट है, इसका हमने एक सबसेट लिया n, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया। नॉन एम्प्टी सेट R को हम क्या कहेंगे, जो ये सेट S है, इस सेट S को हम कहेंगे कि वो सब रिंग है। कब, जब S भी रिंग फॉर्म कर दे। जब ये जो सेट S है, देखिए इफ S itself form a ring with respect to same operation as that on R। इसका क्या मतलब है कि जो ऑपरेशन रिंग R, यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो जो सेट S है वो S भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक रिंग फॉर्म करे। मतलब S प्लस डॉट, मतलब एक तरह से क्या करता है कि S प्लस डॉट भी एक रिंग फॉर्म करे, ठीक है। तो S अगर ये रिंग फॉर्म करे मतलब क्या, S प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, टोटल 9 प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो चूंकि S सबसेट है इसका R का, तो S को हम सब रिंग कहेंगे। रिंग तो फॉर्म करेगा, बट S चूंकि R का सबसेट हो जाएगा वो, तो S को हम सब रिंग कहेंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं इस पे। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ, देखिए आपको पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है q प्लस डॉट, वो एक रिंग फॉर्म करता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है q प्लस डॉट, वो जो स्ट्रक्चर होता है q प्लस डॉट एक रिंग फॉर्म करता है, ये मैंने बताया हुआ है आपको। तो आपको पता है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है z इज द सबसेट ऑफ q। आपको पता है z सबसेट है q का, और q रिंग भी फॉर्म करता है। और आपको ये भी पता है कि z प्लस डॉट भी रिंग फॉर्म करता है, z प्लस डॉट भी तो रिंग फॉर्म करता है। इसका मतलब सेम ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो ऑपरेशन यहाँ है वही ऑपरेशन यहाँ भी है, तो z भी फॉर्म करता है। तो चूंकि अब z सबसेट हो गया q का ना, तो यहाँ कहेंगे z इज द सब रिंग ऑफ q।
Z इज अ सबरिंग ऑफ Q प्लस डॉट। ठीक है, क्योंकि हम Q के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना, Z प्लस डॉट भी रिंग फॉर्म करता है, पर क्योंकि Z जो Q का सबसेट Z प्लस डॉट इज सबरिंग ऑफ Q प्लस डॉट कहेंगे। ठीक है, वही चीज है। इसी तरह से देखिए सब फील्ड है। अब जाहिर सी बात है यहाँ सब रिंग था तो सबसेट लिए थे रिंग। अब क्योंकि सब फील्ड है इसका मतलब क्या होगा, जो सबसेट लेंगे वो फील्ड में लेंगे और सेम चीज वही दिखा देंगे। देखिए लेट F प्लस डॉट बी एनी फील्ड एंड अ नॉन एम्प्टी सेट K। अब देखिए यहाँ पे S लिए थे सेट, यहाँ पे मैं K ले लिया, जो कोई भी सेट ले सकता है, कोई भी K B A B C D कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो हमने यहाँ K लिया, तो K को हम क्या कहेंगे, K ऑफ F इज कॉल्ड अ सबफील्ड। इस K को हम सबफील्ड कब कहेंगे, इफ K is itself a field, मतलब K खुद भी फील्ड फॉर्म कर जाए with the same operation। देखिए ये सेम ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन में है या कोई दूसरा माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं लगा सकते। जो ऑपरेशन इसके साथ है वही ऑपरेशन इस जो आप K दिए उसके साथ होना चाहिए और वो फील्ड फॉर्म कर दे। itself form a field, itself a field with respect to same operation as that जो ऑपरेशन फील्ड के साथ है वही ऑपरेशन इसके साथ होना चाहिए। तो अगर वो भी फील्ड फॉर्म कर देगा तो क्या हो जाएगा, K जो होगा वो सब फील्ड हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है, सेट ऑफ रियल, देखिए r प्लस डॉट, देखिए r प्लस डॉट कैसा, वो रियल नंबर वाला आ रहा है। देखिए ये रियल नंबर वाला आ रहा है ना, तो r प्लस डॉट क्या होता है, ये रिंग फॉर्म करता है और r पता है आपको, Q जो होता है r का सबसेट होता है, तो Q भी आपका फॉर्म करता है फील्ड। तो Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि Q जो होता है वो सब फील्ड हो जाएगा r प्लस डॉट का। ठीक है, ये हो गई डिफिनीशन। एक इंपॉर्टेंट नोट है उसको आप नोट कर लीजिए, वो थ्योरम ही है आपका, पर क्योंकि सबरिंग सिलेबस में नहीं है आपके, सबरिंग जो है तो सिलेबस में नहीं है तो उसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, बट उस रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए। वो उस रिजल्ट से ही आप जब आइडियल की डिफिनीशन बताई जाएगी तो उस रिजल्ट का यूज पड़ेगा। सबरिंग अगर उस थ्योरम को आप बुक से पढ़ नहीं सकते हैं, आप अगर आपके पास बुक हो तो उस बुक से पढ़िए उस थ्योरम का प्रूफ। पहले ये प्रूफ आते थे एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है इसे ना दिया जाए। तो अब आइए इसका इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं क्या है। देखिए स्टार बना के आप लिख लीजिए नीचे, स्टार बना के इसको नोट कर लीजिए। जब मैं आपको आइडियल की डेफिनेशन बताऊंगा तो इस नोट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, प्रूव दैट a non-empty subset S of ring R plus dot is a subring if and only if, देखिए I डबल एफ लिख रहे हैं ना, I डबल एफ को हम if and only पढ़ते हैं। ठीक है, if and only if it satisfy, पहला है for all a comma b belongs to S, implies that a minus b belongs to S। ठीक है, और दूसरा है for all a comma b belongs to S implies that a dot b belongs to S। देखिए इसको नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन कहते थे। किसी भी सबसेट को अगर रिंग फॉर्म करना रहता था तो उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती थी। ये पहले आता था, अब इसका प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, बट क्योंकि मुझे इसका यूज करना है इसलिए मैं इसको नोट में लिखवा रहा हूँ। तो प्रूफ अगर पढ़ना चाहें, प्रूफ समझना चाहें तो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या प्रूफ कह रहा है कि अगर R प्लस डॉट कोई रिंग है और S उसका कोई सबसेट है तो S को आपको सबरिंग दिखाना है। अगर S को सबरिंग दिखाना है तो आपको 9 प्रॉपर्टी नहीं दिखाने की जरूरत है, आपको 9 प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए दो कंडीशन है। देखिए लिखा है ना कि S of ring R plus dot is a subring if and only it satisfy। देखिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहले की for all a comma b belongs to S implies that a minus b belongs। इसका मतलब क्या है कि उस सेट के किसी भी दो एलिमेंट को उठा लें और उनका डिफरेंस करें। यहाँ a माइनस b कर रहा है ना, मतलब दोनों का डिफरेंस में तो बिलोंग हो जाए उस S सेट में जिसको सबरिंग दिखाना है, उसके अंदर बिलोंग कर जाए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि उस S से किसी भी दो एलिमेंट को चूज करें, उनका डॉट प्रोडक्ट करें तो वो भी उस S में ही जाए।
कहने का मतलब है कि उनका डिफरेंस भी जाए, उनका डॉट प्रोडक्ट भी जाए, उनका डिफरेंस भी जाए और उनका डॉट प्रोडक्ट भी चला जाए। तो अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती है तो S जो सबसेट है R प्लस डॉट का वो सब रिंग हो जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं सब रिंग के लिए कंडीशन है कि सब रिंग से रिंग के लिए आप 9 प्रॉपर्टी देखते हैं, तो चूंकि सब रिंग को भी 9 कंडीशन दिखानी पड़ेगी, वो लंबा प्रोसेस है, तो हम 2 कंडीशन दिखाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और आइडियल्स की डिफिनीशन, आइडियल्स क्या होते हैं उनको प्रूफ पढ़ेंगे। तो अब ये धीरे धीरे आपका चैप्टर ये फिनिश होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।